फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस टाइम ऐसे मुझे देख रहे हैं, ओ माय गॉड विवेक सर इस टाइम कैसे आ गए। सर मैं क्यों नहीं आ सकता, एक बात मुझे सोच के बताओ। मतलब मुझे अपनी फैमिली से मिलने के लिए भी अब इजाजत चाहिए क्या? मैं शाम को 7 बजे नहीं आ पाया क्योंकि शाम को 7 बजे सेशन था। अब शाम को 7 बजे वो सेशन खत्म हुआ तो बहुत कम बच्चों ने देखा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतने कम बच्चे देखेंगे, बट मुझे तो काफी सारे बच्चे देखेंगे। बट जितने बच्चों ने देखा वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम होते गए क्योंकि उनको लगा ये तो ज्ञान की बातें चल रही हैं तो इतनी बातें हमें समझ में आती नहीं। बट जितने बच्चों ने देखा होप सो उनको अच्छा लगा होगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा तो भैया उसको लाइक भी कर देना, अगर अच्छा लगा तो ठीक है। और बाकी कई सारे बच्चे भी ये सोच रहे हैं इस टाइम सर कैसे आ गए। सर आपको मैंने पहले भी कहा था मैं डेली आऊंगा, मैं डेली आऊंगा सर। हमें एक पेपर पूरा डेली 35 क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था करने हैं। अब वो आज मैं शाम को 7 बजे नहीं आ पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस टाइम आ चुका हूं। अब जितने बच्चे भी इस टाइम हैं, जितने बच्चे भी इस टाइम बैठे हैं, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे रिवीजन करेंगे। टोटल 35 बैलेंस क्वेश्चन आज हमें अगले वाले प्रैक्टिस करने हैं। और इतने बच्चों को आप अभी बोल सकते हो कि भैया विवेक सर आ गए हैं, प्लीज उन्हें बता दो ताकि 35 क्वेश्चन उनके साथ के साथ हो जाए। नहीं तो जब ये प्रीमियर खत्म होगा उसके बाद ये जब वीडियो रिकॉर्ड होगी तो आप दोबारा से देख लेना। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखोगे क्योंकि ये ना लगे कि मैं आया नहीं था। सर आपको मैंने पहले भी कहा था डेली आऊंगा, कमिटमेंट मैं पूरी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इट मीन अपनी फैमिली से मिलने के लिए मैं डेली जरूर आऊंगा, चाहे मेरे को मतलब किस दिन शाम को 7 बजे की बजाय थोड़ा जल्दी या लेट भी आना हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, अब जितने बच्चे भी मेरे यहाँ पे इस टाइम सामने बैठे हैं तो आज हमें अपने स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 27 आज हमें स्टार्ट करना है। सर लास्ट सेशन जो हमने 25 किया था उसमें पहले हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उस 35 क्वेश्चन में आपके जितने भी डाउट्स थे उन डाउट्स को ऑलरेडी मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया था। बट एक डाउट्स ऐसा था जो 3-4 बच्चों ने लगातार पूछा, वो क्वेश्चन नंबर 13 था। तो उस क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 13 के बाद फिर जो हमारे बैलेंस 35 क्वेश्चन होंगे इस पेपर के वो आज हम कंप्लीट करके तो फाइनली ये पेपर आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करें सेशन। पक्का पक्का से बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस या नो? यस सर हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आओ जी, तो फाइनली हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 हमने लास्ट 25 सेशन में ऑलरेडी कर लिया था, उसमें कुछ बच्चों को डाउट था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या क्योंकि इस क्वेश्चन में ना डाउट उसी को हो सकता है जिसने या तो जीएसटी में आईटीसी का चैप्टर अच्छे से ना किया हो या जिसने पीजीपी का चैप्टर अच्छे से ना किया हो। क्योंकि अगर ये दोनों चैप्टर आपने अच्छे से किए ना ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और आपको मैंने उस सेशन के अंदर भी कहा था कि क्वेश्चन पुराना है, इसलिए यहां पर एक्साइज ड्यूटी वर्ड लिखा हुआ है और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेंडमेट। तो आपको यह मान के चलना है कि एक्साइज करेगा यहां पर जीएसटी है और सेंडमेट करेगा क्या है, आईटीसी है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था। सर मैंने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपकी मशीन 5,75,000 की है, इसमें 75,000 का जीएसटी इंक्लूड है जिसका आपको आईटीसी मिलेगा। अब अगर मुझे आईटीसी मिलेगा तो मैंने पहले भी कहा था आईटीसी के चैप्टर में ना सेक्शन 16 में साफ साफ लिखा है कि अगर जीएसटी वाले पोर्शन का मुझे डेप्रीसिएशन क्लेम करना है तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर मैं आईटीसी क्लेम करूंगा ना मुझे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, अगर ये 75,000 का आप आईटीसी क्लेम करोगे तो क्या इस 75,000 पर डेप्रीसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो देखो मैंने 75,000 माइनस कर दिया, फिर मेरी बैलेंस वैल्यू कितनी रह गई? 5 लाख रुपए रह गई। अब उसमें उसने बोला भाई इस मशीन के लिए आपने लोन लिया था, उस लोन पर आपने इंटरेस्ट पे किया 25,000। अब अगर मैंने इंटरेस्ट 25,000 पे किया तो मेरा खर्चा हो गया ना। और अगर ये मेरा खर्चा है और अगर खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा तो मैंने कहा था उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। अगर कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा वो तुम्हारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा तो 5,25,000 बन गए। अब वो कह रहा है, उसने कह रही मशीन आपने यूज करनी स्टार्ट की 15 सितंबर से। अब अगर 15 सितंबर से 15 मार्च काउंट करूंगा तो भैया मोर देन 180 डेज है। और अगर मोर देन 180 डेज होगा तो पूरा का पूरा 15% मुझे मिलेगा।
तो 5,25,000 का अगर 15% निकालूंगा तो 78750 ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 75,000 का आईटीसी माइनस कर दिया, 25,000 पे इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया, जो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई उसका 15% निकाला, मेरा आंसर यहां पर निकल के आ गया। अब जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं आया तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आईटीसी का चैप्टर एक बार जाके रिवाइज कर लेना, और पीजीबीपी का एक सेक्शन 43(1) है एक्चुअल कॉस्ट का, उसको एक बार जाके रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, उठाना पड़ा क्वेश्चन को, बट कुछ बच्चों को डाउट था तो मुझे लगा मुझे समझाना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, चलो आओ जी, अब जो बैलेंस आपके 35 क्वेश्चन है उस पर हम आने लगे। फटाफट से दोस्तों को मैसेज कर दो कि अब क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को स्टार्टिंग का टाइम वेस्ट लगता है, तो बाकी सारे बच्चे जितने भी अब हैं प्लीज अपने दोस्तों को बुला लो कि भैया बैलेंस क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है क्या? क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना सर, ये क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये हमारे टीडीएस के चैप्टर का है। अब जिन जिन बच्चों का टीडीएस का चैप्टर हो चुका है उन्हें समझ में आएगा, और जिनका अभी तक नहीं हुआ वो घबराएं मत, जब हम क्लास में चैप्टर करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एक बार चेक करना आपने यहां पे क्वेश्चन में क्या पढ़ा है। वो कहना चाह रहे हैं इफ ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स आफ्टर डिडक्शन फेल टू डिपोजिट द टैक्स इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी ही विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक पर्सन ने टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस केस में इंटरेस्ट क्या लगेगा, वो सारी बातें पूछ रहे हैं। अब सर मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली के इतने सारे बच्चे, जितने भी बच्चे सामने बैठे हैं, एक बात मुझे सोच के बताना, आपने टीडीएस का ना चैप्टर किया होगा, उस टीडीएस के चैप्टर के क्लास के अंदर मैं आपको यह बताया था कि टीडीएस में ना आपके दो तरह के डिफॉल्ट होते हैं। टीडीएस में दो तरह के डिफॉल्ट होते हैं। सबसे पहला डिफॉल्ट क्या होता है कि या तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं है, या सेकंड डिफॉल्ट ये होता है कि आपने टीडीएस काटा तो है बट काटने के बाद ना गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, ये दूसरा डिफॉल्ट होता है। और फिर तीसरा डिफॉल्ट एक और होता है कि आपने टीडीएस काट तो लिया, बट आपने टीडीएस जो है ना वो गवर्नमेंट को लेट जमा कराया, या आपने टीडीएस काटा ही लेट है। इट मींस एक और डिफॉल्ट भी है, उसको हम बोलते हैं लेट डिडक्शन। तो सर टीडीएस के चैप्टर में 4 डिफॉल्ट आपने पढ़े होंगे। सबसे पहला डिफॉल्ट, मुझको टीडीएस काटना चाहिए था, मैंने टीडीएस नहीं काटा, पहला डिफॉल्ट ये। दूसरा डिफॉल्ट ये निकल के आता है मैंने टीडीएस काट लिया बट टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, दूसरा डिफॉल्ट ये। तीसरा डिफॉल्ट ये निकल के आता है अगर मैंने टीडीएस लेट काटा या अगर लेट पे किया, इनमें से भी कोई एक डिफॉल्ट हो सकता है। तो ये डिफॉल्ट आपके टीडीएस के चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे या टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे ना, उस केस में आपके ऊपर 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 220 के अंदर। और जितना टीडीएस नहीं काटा या जितना टीडीएस काट के पे नहीं किया, सेक्शन 221 में उसके बराबर लगेगी पेनल्टी। और अगर टीडीएस आपने लेट काटा, तो इंटरेस्ट 1% है, और अगर टीडीएस आपने लेट पे किया ना तो इंटरेस्ट लगेगा 1.5%, अगर आपको ध्यान आता हो। अब बच्चा ये बात कहता है इतनी लंबी चौड़ी कहानी आप हमें सुना क्यों रहे हो, क्योंकि एक तो आप पहले ही लेट आए हो, ठीक है जी, हमारा यहाँ पे सोने का टाइम है, पबजी खेलने का टाइम है और लूडो खेलने का टाइम है, और दूसरी बात आप इतनी लंबी लंबी कहानी हमें टीडीएस को सुना रहे हो। मैं इसलिए सुना रहा हूं मेरे लाल, क्योंकि जो क्वेश्चन उसने हमें यहाँ पर दिए ना वो पूरा क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? उसने बोला कि आपने टीडीएस काट लिया, और अगर मैं इस वर्ड को पढ़ता हूं फेल, तो फेल का मतलब यह है उसने टीडीएस जमा नहीं कराया। और अगर फेल की मैं दूसरी इंटरप्रिटेशन लूं तो सेकंड इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती है कि उसने टाइम पर जमा नहीं कराया। अब अगर जमा ही नहीं कराया उस केस में तो भैया फिर आपका 1% इंटरेस्ट है, साथ में पेनल्टी भी है। और अगर उसने लेट जमा कराया, उस केस में इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ, और उस केस में पेनल्टी नहीं है। ये बातें हमने क्लास में की थी। अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि ये क्वेश्चन पुराना है। अब अगर ये क्वेश्चन आज बनेगा ना तो आज एग्जामिनर बिल्कुल क्लियर करेगा कि ये लेट पेमेंट वाला क्वेश्चन है, या पेमेंट की ही नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए तो हमें आंसर क्या देना है? सेम क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो क्लियर करेगा, बट अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं ना तो ये दोनों आंसर इसके बन सकते हैं। 1% भी इंटरेस्ट यहां पे आ सकता है और 1.5% भी आ सकता है। और अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट के आंसर देखे हो,
अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट का आंसर देखे, उसने आंसर पता है क्या दिया, उसने आंसर दिया 1.5%। तो उसने इसको लेट पेमेंट माना है, मतलब टीडीएस काट लिया, बट उसने लेट पे किया, मतलब टाइम पर पे करने से फेल हो गया, लेट पे किया तो 1.5% माना है। बट अगर मैं ये मानूंगा उसने पे ही नहीं किया तो साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी। तो इसके दो आंसर बन सकते हैं। बट अगर आज ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो बिल्कुल क्लियर करके देगा कि क्वेश्चन लेट पेमेंट का है या नॉन पेमेंट का है। अगर वो क्वेश्चन नॉन पेमेंट का है, अगर पेमेंट ही नहीं की तो भैया इंटरेस्ट भी है और पेनल्टी भी है। और अगर ये लेट पेमेंट का होगा तो सिर्फ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, ठीक है जी। और अगर नहीं पढ़ी अगर नहीं पढ़ी तो मैंने टीडीएस की रिवीजन भी करवाई थी, मैंने टीडीएस के चैप्टर की रिवीजन भी कराई थी, उसके अंदर शायद मैंने ये पॉइंट बताया था, ठीक है। बट अगर नहीं बताया तो याद करो 19 घंटे की जो रिवीजन क्लास आपकी इनकम टैक्स की होगी ना, उसको एक बार जाके देख लेना, उसमें पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं। 19 घंटे की रिवीजन क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर बताया है, होपफुली आपको याद आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं जी, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, उससे अगला क्वेश्चन भी ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस। तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे फटाफट से लंबा गहरा सांस लें, ठीक है जी, और अपने आपको रिलैक्स फील करवाएं। आओ जी देखते हैं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहां पर देखेंगे। वो कह रहे हैं व्हेन एन एसएससी फेल टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन द क्वांटम ऑफ पेनल्टी एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन वुड बी। क्या कहना चाह रहे हैं, इट मींस अगर आपने इंफॉर्मेशन जमा नहीं कराई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वाले केस में, एक क्वेश्चन पता है किसका है, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का। तो याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर आपने सही टाइम पर इंफॉर्मेशन जमा नहीं कराई तो जितनी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी ना उसका 2% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो देखो उसने वही मांगा है कि भाई कितने परसेंट पेनल्टी लगेगी, आंसर इज 2%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट शैल नॉट बी वैलिड फॉर मोर देन 5 ईयर। बताओ यार क्वेश्चन क्या है, मतलब ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हैं क्या, ये आपके एग्जाम का ही पेपर है दिसंबर 16, खुद खोल के देख लो, उसके अंदर क्वेश्चन बने हैं। अब बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देख लो, दोनों क्वेश्चन में है क्या, एक में पेनल्टी 2% और एक के अंदर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर है, उसकी पहली लाइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 साल के लिए एग्रीमेंट एंटर होगा। देखो वही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है जी। उससे अगले क्वेश्चन पर आओ जी। अब ये क्वेश्चन अपील के चैप्टर का है, ये क्वेश्चन दोनों के लिए, ओल्ड एंड न्यू सिलेबस है दोनों के लिए। देखो जी, दी ऑर्डर ऑफ रिवीजन पास बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 264। याद करो मैंने आपको अपील वाला एक टॉपिक रिवाइज कराया अभी। अब अपील वाले टॉपिक के अंदर ना अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने कहा था अपील में ना एक होती है रिवीजन, अपील के चैप्टर में एक रिवीजन होती है, और मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो एक रिवीजन होती है टेक्स सेक्शन 263 में, और एक रिवीजन होती है सेक्शन 264 में। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो, 263 में रिवीजन कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिवीजन करवाने के लिए जाएगा, और 264 किसका होता है, असेसी का। अब मे बी आपको अगर ध्यान आ रहा हो, मैंने उस टाइम कहा भी था कि जो असेसी की रिवीजन होती है ना, अगर इस रिवीजन वाले ने ऑर्डर पास कर दिया और ये ऑर्डर हमारे अगेंस्ट में है, हम आगे अपील नहीं कर सकते। तो याद करो, आप जाके डायग्राम देख लेना अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, इसी आधे घंटे के सेशन में जो मेरे डेली होते हैं, इसी में मैंने अपील का चैप्टर रिवाइज करवाया था, उसी के अंदर ही बताया था कि 263 की रिवीजन के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है, 264 की अपील रिवीजन के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। उसने मुझसे वही मांगा है, देखो जी, कि जो ऑर्डर 264 में आया है तो वो ऑर्डर क्या होगा, नॉट अपीलेबल, उसको हम अपील नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। और अगर यहां 264 की जगह 263 होता तो फिर इसकी हम अपील कर सकते थे, कहां पे, आईटीटी के पास। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर वो रिवीजन 263 की होगी तो उसकी अपील कर सकते हैं, अगर 264 की होगी उसकी अपील पॉसिबल नहीं है, बात ध्यान दे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद आओ जी, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड कैन नॉट बी मोर देन 5000 पर मंथ। बताओ जी, लिमिट बेस वाले कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सर, ये दिसंबर 16 का पेपर ना लिमिट से भरा हुआ है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे लिमिट सही ढंग से नहीं पढ़ रहे, उन्हें नहीं पता एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उनके उड़ जाएंगे। अब सोच के बोलना, जिसको सेक्शन 80GG पता है 80GG में क्या है, बट अगर लिमिट्स ही याद नहीं है तो एक नंबर तो गया ना। अब 80GG किसका है, याद करो, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी होगा कि जिन लोगों को एचआरए नहीं मिलता, बट वो किराया पे करते हैं। तो अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं किराया पे कर रहा हूं, तो मुझे डिडक्शन जो मिलेगी ना वो 80GG की मिलेगी। और अगर आप एम्प्लॉय हो, आपको एचआरए मिल रहा है, तो सेक्शन 1013A आपने सैलरी के अंदर पढ़ा होगा, डिडक्शन उसकी मिलेगी। तो 80GG के अंदर डिडक्शन कितनी है, 5000 पर मंथ मैक्सिमम, इतनी अलाउड होगी, इससे ऊपर अलाउड नहीं होती।
तो उसने वही बोला है कि लिमिट कितनी है हाईएस्ट 5,000 पर मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चा कह रहा है सर ये लिमिट हमें कैसे याद करनी पड़ेगी। आपको पता हो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने लिमिट्स के कुछ नोट्स तैयार किए थे और वो नोट्स अभी भी मेरी आई विद्या की वेबसाइट पर हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उसको मैं जल्दी रिवाइज कर दूंगा, बट कम से कम उतने टाइम तक वो नोट्स आप वहां से डाउनलोड करके ये सारी बातें पढ़ सकते हो। ठीक है जी। और ये लिमिट्स अगर आपने जिन बच्चों ने खुद ही नोट्स बनाए होंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं लिमिट्स बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके लिमिट्स एग्जाम में काफी सारी आती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 41 में बिल्कुल सिंपल सा है, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन नॉट एब्जॉर्ब इन द सेम ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड। बताओ यार कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन याद कर लो जी, सेक्शन नंबर 32 जो हमने पीजीपी के अंदर किया था। अब कुछ बच्चों को याद ही नहीं होगा ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया पीजीपी रिवाइज किए। सर अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन मैंने कहा था कितने ही सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो वो यही बात कहना चाह रहा है कि डेप्रीसिएशन जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, दैट इज इनडेफिनेटली, मतलब इनफिनिटी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसके लिए कोई 4 साल और 8 साल की टाइम लिमिट नहीं होती है, बात ध्यान देना। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन गया तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनफिनिटी मतलब इनडिटर्मिनेट, इसका आंसर ही आएगा। और जो बाकी लॉस होते हैं आप सब जानते हो, कुछ लॉस हमारे 4 साल होते हैं, कुछ लॉस हमारे 8 साल होते हैं, बट अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन इनडिटर्मिनेट लाइफ तक आगे जाता है, ये बात ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन हमारा है एडवांस टैक्स का। द लाइबिलिटी टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। याद करो आधे घंटे के सेशन, एडवांस टैक्स मैंने आपको रिवाइज करवाया था और सेक्शन 234B का इंटरेस्ट। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया प्रीवियस ईयर में, अगर वो 90% से कम पे किया उस केस में 234B लग जाएगा। तो उसने मुझसे मांगा ही क्या है कि भैया जो भी आप टैक्स पे करोगे कितने से कम होना चाहिए, 90%। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। अब अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे तो पेपर मुश्किल है। अब बच्चा कह रहा है ये पेपर मुश्किल नहीं है ना, जो अब पेपर अब आ रहे हैं वो मुश्किल है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे डेली करते करते उन पेपर पर भी आ जाएंगे, आपको दिखा दूंगा। बट जो पेपर पे अभी हो अपना माइंड वहां लगा के चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के हैं, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं, और दिसंबर 16 का पूरा पेपर ऑलमोस्ट लिमिट बेस्ड था। अब अगर लिमिट्स आपको याद नहीं होंगी, सर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, दोबारा बोल रहा हूं, लिमिट्स फॉर्म नंबर बहुत अच्छे से याद करना। और कैसे होंगे, अगर डेली आप आधा घंटा उसके ऊपर लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सर मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब अगर 6 साल से मैं डेली टैक्स ही पढ़ूंगा तो मुझे याद नहीं होंगे क्या। क्यों ना कई बार बच्चों को लगता होगा यार विवेक सर को याद कैसे, विवेक सर को याद यूद कैसे, भैया डेली अगर पढ़ूंगा तो याद हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप डेली नहीं पढ़ते। अब अगर एक बच्चे की हैबिट है कि मुझे डेली आधा घंटा लिमिट्स और फॉर्म नंबर पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप चेक कर लेना 1 महीने के बाद आपके लिमिट्स और फॉर्म नंबर सारे याद हो जाएंगे। तो आपको जरूर याद करनी है, और 10-15 क्वेश्चन आपके लिमिट बेस वाले आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी। ए सीनियर सिटीजन इज नॉट लाइबल फॉर एडवांस टैक्स इफ ही डज नॉट हैव एनी इनकम पीजीबीपी। बताओ ये क्वेश्चन में है क्या एडवांस टैक्स वाले केस में। आपको मैंने कहा था ना 4 कंडीशन होती हैं, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, बिजनेस की इनकम ना हो, सीनियर सिटीजन हो। अच्छा अब उसने ना यहाँ पे सीनियर सिटीजन वर्ड यूज किया है, उसने रेजिडेंट नहीं बोला, तो देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है रेजिडेंट। इट मींस अगर वो रेजिडेंट है तब ये क्वेश्चन बनेगा, अगर ये नॉन रेजिडेंट होगा ना फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं क्वेश्चन बनाने वाले की इंटेंशन समझनी पड़ेगी। इट मींस वो रेजिडेंट ही मानना चाह रहा है, तभी उसने पूछा कि कौन सी इनकम ना हो, तो आंसर क्या बनेगा, पीजीबीपी की इनकम ना हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर बिजनेस की इनकम होगी तो एडवांस टैक्स उसको देना पड़ेगा, अगर बिजनेस की इनकम नहीं होगी फिर वो एडवांस टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो उसने वही बात बोली है। अगला क्वेश्चन जी, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। यानी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस किस इनकम से खत्म हो सकते हैं, सर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म हो सकते हैं। तो बताओ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही खत्म होंगे, ये क्वेश्चन हमारा निकल के आ गया। आगे देखो जी, when an employee make premature withdrawal from employee provident fund, the requirement for tax deduction is attracted when the quantum of withdrawal exceed rupees। अब यहां पे आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। आपके आईसीएसआई ने आंसर इसका दिया 30,000 पे। आंसर 30,000 क्यों दिया है, क्योंकि लिमिट पहले 30,000 पे थी, अब ये लिमिट 50,000 पे हो चुकी है। इट मींस अगर आज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकलता है और 50,000 से ऊपर विड्रॉ करते हैं तब टीडीएस कटेगा, नहीं टीडीएस नहीं कटेगा। एक सेक्शन घर जाके देख लेना आप, एक सेक्शन 192 कैपिटल ए, टीडीएस के चैप्टर में एक सेक्शन है 192 कैपिटल ए, उसमें प्रोविडेंट फंड की जो नई लिमिट है वो 50,000 रुपए की है।
तो अगर ये क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा ना, तो इसका आंसर बनेगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि लिमिट अब जो नहीं हो चुकी है वो 50,000 रुपए की है, 30,000 रुपए की लिमिट पुरानी थी, ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, हे भगवान, ओ माय गॉड। आगे देखो जी, कोटिंग ऑफ पेन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, किस केस में पेन कोट करना जरूरी नहीं है। देखो ये पहला पॉइंट, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड 50 लाख, यहां तो भैया जरूरी है। डिपॉजिट ऑफ 75,000 इनटू ए बैंक अकाउंट, ये भी जरूरी है क्योंकि 50,000 से ऊपर है। पेमेंट ऑफ 5 लाख फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, ये भी जरूरी है। तो भैया ये वाला जो है पेमेंट ऑफ होटल बिल 20,000, अगर होटल बिल 20,000 रुपए तक है ना, उस केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उसने हमसे ये मांगा है किस केस में नेसेसरी नहीं है। अब बच्चा कह रहे हैं ये सेक्शन किस चैप्टर का है, ये सेक्शन है, एक चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम का, उसमें एक सेक्शन है 139 कैपिटल ए पैन कार्ड का, और एक 139 डबल ए आधार कार्ड का। तो अगर आपने 139 कैपिटल ए पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है किस किस केस में पैन कार्ड देना जरूरी है, तो उसने हमसे मांगा किस केस में जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, इस केस में अगर पैन कार्ड नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब केस में पैन कार्ड देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं जी। ए पार्टी विच इज एग्रीव बाय एन ऑर्डर पास बाय अपीलेंट ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में अपील करनी है जी। अब अगर मुझे हाई कोर्ट में अपील करनी है, कितने दिन चाहिए, 120 डेज, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। सीआईटी के लिए 30 दिन, आईटीएटी 60 दिन, उसके बाद हाई कोर्ट में 120 दिन और सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन। बताओ ये जो अपील का चैप्टर अभी हमने रिवाइज किया था, कह रहा है हाई कोर्ट में कितने दिन में अपील करनी होती है, 120 दिन के अंदर। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 48 काट देना, अब एक खत्म हो चुका है, पुराना क्वेश्चन है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ये ओल्ड सिलेबस के लिए है, न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो जी। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न बाय कंपनी which is required to furnish a report referred to in section 92E। अब जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, उनके एक सिलेबस में एक चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग का, याद करो उसमें एक सेक्शन है 92E सीए की रिपोर्ट। सीए की रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। देखो वही उसने पूछा है कि ये रिपोर्ट जमा करवाने की ड्यू डेट क्या है, दैट इज 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये इसका आंसर आएगा। कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में सही में। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर इस बार हमारे एग्जाम के अंदर बन गए ना, तो पक्का हम कमिटमेंट करें 90+ मार्क्स लेके आएंगे सर, इससे आसान क्वेश्चन बनेंगे। आप टेंशन मतलब बस अपने ऊपर बिलीव रखो। अगर आप डेली शाम को आधा घंटा, डेली शाम को आधा घंटा यहाँ पे आके बैठ जाओगे ना, इतनी गारंटी दे रहा हूं, इतनी प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा आपकी कि आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा पेपर देने का। जो बच्चों को डर लगता है ना पेपर में जाने से पहले कि हाय क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो डर कभी नहीं होगा, क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर आए हैं और वो सारे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, इतना तो मुझे उम्मीद है। बाकी जिन बच्चों को लगता है वो जा सकते हैं, बट जिन बच्चों को नहीं लगता, डेली आपने आधा घंटा आना है, बस ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो जी, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज टर्म एज टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस। ये भी सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए सर, न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर है टैक्स प्लानिंग वाला। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टैक्स कम करना। अवॉइडेंस का मतलब भी क्या होता है, टैक्स कम करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने टैक्स की कंप्लाइंस है वो सही टाइम पर पूरे करना। अब सोच के बोला, उसने एडवांस टैक्स सही टाइम पर जमा करवा दिया, तो इसने कंप्लाइंस पूरे किए ना, तो ये क्या बन जाएगा, टैक्स मैनेजमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है पीजीबीपी का, बिल्कुल सिंपल है। आओ जी एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 51 में है क्या। वरुण लिमिटेड paid fees for technical service ₹6 lakh but omitted to deduct tax at source and such omission continued till due date for the filing of return income section 139(1). the amount of expenditure liable for disallowance would be। कहना चाह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल फीस पे की है, एक टेक्निकल सर्विस की फीस पे की है, उस पे टीडीएस नहीं काटा। अब अगर टीडीएस नहीं काटा तो कितना खर्चा उसको डिसअलाउड होगा। अब ये क्वेश्चन में ना इसके दो आंसर आएंगे। बच्चा कह रहा है दो आंसर क्यों आएंगे, क्योंकि सर पेमेंट किसको की है उसने बताया ही नहीं है। अब याद करो, एक सेक्शन आपने पीजीपी के अंदर एक सेक्शन 40A1 किया होगा, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, और एक सेक्शन आपने 40A1A किया होगा। 40A1 में आपने किया होगा कि अगर हम पेमेंट करेंगे अनार को, अगर हम पेमेंट करेंगे अनार को और पेमेंट के टाइम पर हमने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया ना, तो 100% खर्चा आपके हाथ में डिसअलाउड हो जाएगा। और डिसअलाउड का मतलब उस खर्चे को आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते।
और अगर 40A 1A की बात करूंगा, उसमें क्या लिखा है, अगर पेमेंट की है रेजिडेंट को, टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के जमा नहीं कराया, 30% खर्चा डिस अलाउड होगा, 70% अलाउड हो जाएगा। ये बात उसके अंदर लिखी हुई है। अब देखो मैंने वही लिखा हुआ है, एज्यूम, अगर आप रेजिडेंट एज्यूम करोगे तो 30% डिसअलाउड करना है। 30% मतलब 6 लाख का 30, मतलब आंसर आएगा 1,80,000 पे। और अगर आप एनआर मानोगे तो 100% डिसअलाउड करना है, तो फिर आंसर 6 लाख रुपए आएगा। बच्चा कह रहे हैं हमें करना क्या है, अगर ये क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम में आ जाए कि तो हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा पेमेंट करनी किसको है। और मे बी अगर आपने आईसीएसआई के आंसर चेक किए हो ना, उन्होंने इस क्वेश्चन के खुद ही 2 आंसर दिए कि जो बच्चा ए और बी दोनों में से कोई भी करके आया होगा ना, हम उसको नंबर दे देंगे। और आपको मैंने पहले भी कहा था एमसीक्यूज में कई बार गलतियां हो जाती हैं सर, तो इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि अगर गलती हमसे हो गई है तो हम ग्रेस मार्क्स देंगे। वो ग्रेस मार्क्स देते हैं नहीं देता वो नहीं मुझे पता, बट ग्रेस मार्क्स वो खुद बोलता है कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, और मुझे लगता भी है ग्रेस मार्क्स मिलते जरूर होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि भैया क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं है, तो जो आपको लॉजिकल आंसर लग रहा है ना, आप वो जरूर करके आओ, क्वेश्चन छोड़ के मत आना। क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर तो नंबर मिलेगा ही नहीं। बट अगर क्वेश्चन करके आओगे, लॉजिकल तरीके से करके आओगे, तो अगर वो क्वेश्चन गलत है तो ग्रेस नंबर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज अगर ये क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम के अंदर बन जाए तो ए वाले भी सही होंगे, बी वाले भी सही होंगे। क्योंकि रीजन, क्योंकि पेमेंट की किसको है वो बताया नहीं है, और अगर पेमेंट की किसको बताया ही नहीं है तो कई बच्चे सोचेंगे रेजिडेंट वाला केस, उसका आंसर 180 आएगा, और कई बच्चे सोचेंगे एनआर वाला केस, उसका आंसर पूरा 6 लाख रुपए आएगा। तो वो डिपेंड करता है उसने पेमेंट की किसको है। तो इसके आंसर दोनों बनेंगे। उम्मीद करता हूं अगर ये क्वेश्चन दोबारा हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो एग्जामिनर क्लियर करेगा कि पेमेंट की किसको है। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, रिवीजन ऑफ ऑर्डर विच इज प्रीडिशियल टू द रेवेन्यू इज मेड अंडर, दैट इज आर्टिकल नंबर 263। अब सोच के बोल देना डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक ऑर्डर आ गया, तो डिपार्टमेंट की रिवीजन किस सेक्शन के अंदर होती है, 263, क्योंकि 264 किसका होता है, असेसी की रिवीजन का। तो उसने मुझसे मांगा है रिवेन्यू, रिवेन्यू मींस डिपार्टमेंट। अब अगर डिपार्टमेंट की रिवीजन की बात करूंगा तो सेक्शन 263 का होगा। अगला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस के लिए जी, टू एंटरप्राइज विल बी सेट टू बी एसोसिएटेड इफ वन एंटरप्राइज होल्ड वोटिंग राइट इन द अदर एंटरप्राइज एटलीस्ट 26%। याद करो सर, आपने एक सेक्शन किया होगा ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, सेक्शन नंबर 92 कैपिटल ए, उसके अंदर था एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के 26% और मोर वोटिंग पावर होल्ड की है तो दोनों पार्टी क्या बन जाती है, एसोसिएटेड ना। तो वो ये तो कह रहा है 26। तो बताओ क्वेश्चन में है क्या, पूरे क्वेश्चन के अंदर लिमिट भर भर के दे रखी है, लिमिट भर भर के दे रखी है। अब बच्चा लिमिट सेक्शन नंबर याद करके जाता ही नहीं है। और जब ये पेपर बना था ना भाई साहब, इतना आसान पेपर था, बट बच्चों के तोते उड़ गए थे बाहर आके, पता क्या बोलते, सर पेपर समझ में ही नहीं आया। आप दिसंबर 16 वाले बच्चों से पूछ लेना, उनको ये लगेगा कि भैया इतनी लिमिट्स थी, इतनी लिमिट्स थी। अब जो लिमिट्स रटने वाला बच्चा याद करके गया था उसका बढ़िया हो गया, और जो बच्चा लिमिट्स याद करके ही नहीं गया, सिर्फ प्रोविजन समझ के गया था, वो बच्चा बेचारा मारा गया। तो आपको बार बार कह रहा हूं, हमारा मुकाबला समझने वालों से भी है, हमारा मुकाबला रटने वालों से भी है। तो हमें लॉजिक भी क्लियर करने हैं और हमें याद भी करके जाना है। अगर पेपर लॉजिकल होगा तो भी हम सोल्व करेंगे, अगर पेपर में लिमिट और फॉर्म नंबर होंगे तो भी हम सोल्व करके आएंगे। बट मुझे जुलाई में एग्जाम निकलवाने हैं, किसी भी तरह से निकलवाने हैं, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, एज पर सेक्शन 271 कैपिटल ए, फेलियर टू कीप मेंटेन रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वुड अट्रैक्ट पेनल्टी, दैट इज 25,000। याद करो, एक सेक्शन आपने किया होगा पीजीपी के अंदर 44AA, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। एक सेक्शन आपने किया होगा पीजीपी के अंदर 44AB, जिसमें ऑडिट करवाना होता है। अब अगर ऑडिट नहीं कराओगे तो ऑडिट ना कराने की पेनल्टी कितनी होती है, 1.5 लाख रुपए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो पेनल्टी कितनी होती है, 25,000 रुपए। अब उसने पेनल्टी किसकी मांगी है, ऑडिट की या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ना, तो पेनल्टी कितनी बन जाएगी, 25,000। ये इसका आंसर आएगा जी। आगे देखो जी, मिसिज रोज डिराइव 5,40,000 बाय वे ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, द इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स वुड बी। आपने बोल देना कॉफी वाले केस में टी रबर कॉफी, अगर आपको ध्यान रहो टी रबर कॉफी, कॉफी वाले केस में 2 केस बनते हैं। एक तो कॉफी मार्केट में फ्लेवर मिक्स होने के बाद बिकती है, तो अगर फ्लेवर मिक्स हो जाएगा उसके बाद बेचोगे तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। और अगर विदाउट फ्लेवर बेचोगे तो 75 एग्रीकल्चर और 25 नॉन एग्रीकल्चर। तो सोच के बोला क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी फ्लेवर की बात की है, कहीं फ्लेवर की बात नहीं की। उसने बोला कॉफी उगाई, मैन्युफैक्चर की और बेच दी, उस केस में 25% इनकम जो होगी वो नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी, 75 एग्रीकल्चर।
तो आप इसका अगर 25 निकालोगे 1,35,000 ये इसका आंसर आएगा। और अगर फ्लेवर मिक्स करके बेचता ना तो इसका आंसर कितना आता 40%। तो कई बच्चे जो रटने वाले होते हैं वो इसका आंसर 40 भी करके आते हैं, बट करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज 25%। उसने कोई फ्लेवर मिक्स की बात नहीं की। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में टी, रबर, कॉफी ये तीनों परसेंटेज जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। 56 ये क्वेश्चन हमारा है अदर सोर्स का, डिविडेंड की टैक्सेशन का। डिविडेंड की टैक्सेशन अगर आपको ध्यान आता हो, एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी है, हैविंग 30% वोटिंग पावर इन ए फॉरेन कंपनी receive dividend of rupees 10 lakh from the foreign company. The dividend so received by Indian company that is taxable at the rate 15%. आपको मैं याद कराता हूं, अदर सोर्स में डिविडेंड की टैक्सेशन में एक सेक्शन 115 बीबीडी आपने पढ़ा होगा। उस सेक्शन 115 बीबीडी में आपने क्या पढ़ा होगा? उस सेक्शन के अंदर यह पढ़ा होगा कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड बांटती है तो भैया शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी पर सीडीडी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक बच्चा है सामने बैठा है, बच्चा देखो पूरी सोने की तैयारी कर रहा है और इतना नालायक बच्चा है ना, सामने बैठ के सो रहा है। उठ जाओ, इसको उठाओ, इसको जल्दी उठाओ, क्या हो गया, क्या नींद आ रही है, ये आंखें इतनी लाल क्यों है आपकी? पूरा पूरा दिन लूडो खेलते हो, पबजी, पर पढ़ाई करते हो पूरा दिन? ओ मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, नजर ना लग जाए तुमको। पूरा पूरा दिन बच्चा पढ़ाई करता है तो नालायक सोना नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर रह गई, सिर्फ 10 क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन और बैठ जाओ, फिर आराम से सो जाना। कम से कम 10 क्वेश्चन समझ तो लो, फिर ऑब्वियस बात अगर नींद आ रही है तो जाके सो जाओ, बट अगर बैठना है तो आराम से बैठो, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, इससे आपकी नींद भी खराब होगी और समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सोना नहीं है, या सोना है तो जाके सो सकते हो। बच्चा कह रहे नहीं सोऊंगा, चलो ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो 115 बीबीडी के अंदर मैंने कहा था फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी सीडीडी नहीं काटती। अब ये बच्चा कहता है सर कंपनी तो सीडीडी काटती है। सर सीडीडी कॉन्सेप्ट मैंने कल के सेशन के अंदर भी कहा था, ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी, नॉट फॉर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। किस रेट से? जो उनके नॉर्मल रेट होते हैं। बट उस सेक्शन में एक बात ये लिखी थी कि अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर होल्ड करती है तो वो स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी बन जाती है। उसके हाथ में डिविडेंड नॉर्मल रेट से टैक्सेबल नहीं होगा, स्पेशल रेट दैट इज 15%। देखो उसने वही क्वेश्चन बोला है, इंडियन कंपनी का 30% है तो 26% या उससे ऊपर उसने शेयर होल्ड कर दिए तो उस केस में इंडियन कंपनी बन गई स्पेशल कंपनी, और स्पेशल कंपनी वाले केस में कंसेशनल टैक्स लगेगा 15%। तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। अब जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है ये कोई कॉन्सेप्ट है भी, तो पता क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे टैक्सेबल होगा रेगुलर रेट से, जो उसके नॉर्मल रेट होते हैं वो उस रेट से टैक्सेबल होगा। सर ये आंसर तब आता अगर ये वोटिंग पावर 30% ना होकर यहां पर 26% से कम होती, चाहे वो 20 होती, चाहे 22 होती, चाहे 25 होती। बट अगर 26 से उससे ऊपर वोटिंग पावर होगी फॉरेन कंपनी में, उस फॉरेन कंपनी से अगर मुझे डिविडेंड मिलेगा तो टैक्सेबल 15% से होगा, बस ये बात ध्यान देना। और ये बात जाके आप पढ़ सकते हो 115 बीबीडी, आप सेक्शन ओपन कर लेना, आपको दिख जाएगी। आगे देखो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय डिपोजिटरी इन इज टू कंप्यूटेड बाय कैपिटल गेन में एक सेक्शन 4522A है जो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन पुराना है। ये डीमैट अकाउंट जो ओपन होते हैं, आप डीमैट अकाउंट से आप जब भी शेयर सेल करते हो ना तो उसकी जो हम कॉस्ट निकालते हैं तो ये निकालते हैं फीफो मेथड से। प्रैक्टिकली अब ये सेक्शन खत्म हो चुका है, आपके मॉड्यूल में आज तक दिया हुआ है, बट प्रैक्टिकली अब इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। अगर बाई चांस से क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो ऑलवेज ध्यान देना फीफो मेथड से हम कॉस्ट निकालते हैं। आपका अकाउंट्स के अंदर मेथड है फीफो मेथड, लीफो मेथड, तो एक सेक्शन 4522A है जो प्रैक्टिकली बेकार है। बट अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाए कि डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर शेयर सेल कर रहे हो तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, किस मेथड से निकालेंगे? फीफो मेथड से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन जी, अनएब्सॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने बोल दो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे? सर 8 साल तक। बताओ क्वेश्चन क्या है? गिरा हुआ क्वेश्चन है सर। 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी के, आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 8 साल तक आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80 QQB द मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी। याद करो रॉयल्टी वाले केस में डिडक्शन कितनी मिलती है? मैक्सिमम 3 लाख रुपए। तो आंसर कितना आएगा? 3 लाख रुपए। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी एक्वायर ए मोटर कार
₹8 लाख 30 जून 18, कंपनी ने एक मोटर कार लिया 8 लाख रुपए की 30 जून 18 को। इट सोल्ड सेड मोटर कार टू इट्स एम्प्लॉई जयंत फॉर 6 लाख 10 जून 19, 10 जून 19 को 6 लाख रुपए की बेच दी अपने एम्प्लॉय को। द कंपनी क्लेम डेप्रीसिएशन 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, द परक्यूजिट वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ जयंत ऑन सेल ऑफ मोटर कार। एक बात में सोच के बताना, याद करो क्लास, आपने क्लास में एक बात की होगी कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिस टाइम ट्रांसफर की गई ना उस टाइम की हम वैल्यू निकालते हैं। जब मैंने परचेस की, परचेस से लेके सेल तक कंप्लीट ईयर निकालते हैं, जितने साल कंप्लीट होंगे उसका डेप्रीसिएशन निकालते हैं और वो माइनस करने के बाद फिर वैल्यू निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कितने की सेल की, कितना बेनिफिट हुआ, वो टैक्सेबल कर देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ा हो ना सर, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने एसेट परचेज की थी, कब परचेज की थी, उसने परचेज की थी 30 जून 18 को, और 30 जून 18 को परचेज की थी और 10 जून 19 को बेच दी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 30 जून 18 को परचेज की, 10 जून 19 को बेच दी, क्या इस गाड़ी को लिए 1 साल हो गया? सर क्या इस गाड़ी को लिए 1 साल अभी पूरा कंप्लीट हुआ है? आंसर नहीं दे पा रहे आप, ये बहुत गलत बात है सर। मैं बोलता जा रहा हूं लगातार तरीके से, आप आंसर नहीं दे पा रहे, कितनी गलत बात है। क्या इस गाड़ी को लिए हुए कंप्लीट 1 साल हो गया? नहीं हुआ सर, कंप्लीट 1 साल हुआ ही नहीं है। और अगर कंप्लीट 1 साल हुआ ही नहीं है तो कंप्लीट ईयर नहीं है, और अगर कंप्लीट ईयर नहीं है तो डेप्रीसिएशन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन कंप्लीट ईयर वाले केस में निकलता है, बस ये बात ध्यान देना। तो भैया अगर डेप्रीसिएशन निकलेगा ही नहीं तो 8 लाख की गाड़ी 6 लाख के, 8 लाख की गाड़ी 6 लाख में लूट लो लूट लो, 8 लाख की गाड़ी 6 लाख में लूट लो लूट लो, 8 लाख की गाड़ी 6 लाख में लूट लो लूट लो। अब सोच के बोला 8 लाख की गाड़ी 6 लाख के अंदर मिल गई तो बेनिफिट कितना हो गया? 2 लाख रुपए ना, बस वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब मुझे पता आप गलती करके आओगे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं। मेरे लाल, मेरे नंद किशोर, मेरी राधा रानी, ये आप तब माइनस करना डेप्रीसिएशन जब पूरा कंप्लीट ईयर निकल के आएंगे। इस क्वेश्चन में कंप्लीट ईयर नहीं आ रहा। ये बात आपने सैलरी के अंदर पढ़ी होगी, परक्यूजिट के अंदर पढ़ी होगी। जिन बच्चों का सैलरी हो चुका है उन्होंने पढ़ा होगा कि जब भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं पहले कंप्लीट ईयर निकालते हैं। अब यहां चेक करो, कंप्लीट ईयर बन ही नहीं रहा सर, एक पूरा साल, एक भी साल पूरा नहीं बन रहा। तो अगर साल ही पूरा नहीं बन रहा तो मैं डेप्रीसिएशन माइनस कैसे करूं? होगा ही नहीं। तो भैया फिर 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख का पूरा बेनिफिट मिल गया, तो ये 2 लाख रुपए परक्यूजिट की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना वीडियो खत्म होने के बाद। फिर भी कोई डाउट हो वीडियो खत्म होने के बाद पूछ लेना। उम्मीद करता हूं डाउट होंगे नहीं, बट फिर भी एक बार दोबारा पीछे करके देखना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना सर इसमें डाउट है। आगे देखो री, क्वेश्चन नंबर 61। ए पार्टनरशिप फर्म है, उसके नेट प्रॉफिट है 6,20,000 रुपए, नेट प्रॉफिट 6,20,000 है। बिफोर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर 15% 1.5 लाख एंड वर्किंग पार्टनर सैलरी 1,80,000 एज पर द पार्टनरशिप डीड द टोटल इनकम ऑफ द फर्म चार्जेबल टैक्स वुड बी। कह रहे फर्म की टोटल इनकम कितनी आएगी? सर एक बात मैंने सोच के बोलना, याद करो सेक्शन नंबर 40B आपने पीजीपी के अंदर किया होगा। इंटरेस्ट अलाउड कितना होता है? 12%। अब वो कहना चाह रहे हैं उसने 15% माइनस कर दिया, तो उसने सही माइनस किया गलत माइनस किया? गलत माइनस किया ना। तो अगर 1,50,000 रुपए, प्लीज ध्यान से, 1,50,000 रुपए अगर 15% है तो 12% कितना आएगा? 1,20,000। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1,20,000 की मिलेगी। तो भैया 6,20 में से हमें 1,20 माइनस करना है, तो 1,20 मैंने माइनस कर दिया। और सैलरी यहां पे वर्किंग पार्टनर को दी है 1,80,000, ये मुझे पूरी की पूरी अलाउड हो जाएगी। ये पूरी की पूरी 180 अलाउड होगी। बच्चा कह रहा है पूरी 180 अलाउड क्यों होगी? क्योंकि सर आप चेक करो, कहीं पर भी आपको बुक प्रॉफिट दिए नहीं है, कहीं पर भी आपको बुक प्रॉफिट नहीं दिए, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट, अगर आपको नेट प्रॉफिट आपको दिए तो इसी को अगर मैं बुक प्रॉफिट मान लूं, यही मेरे बुक प्रॉफिट है, तो आप खुद समझदार हो। पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का आप 90% करते हो तो कितना का? 2,70,000। तो 270 अगर आएगा, आपने सैलरी ही 180 पे की है तो सारी सैलरी अलाउड हो गई ना। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैलरी पूरी की पूरी 180 अलाउड हो गई। और इंटरेस्ट पूरा 1.5 लाख अलाउड नहीं होगा, सिर्फ 1,20,000। और ये बातें आपने सेक्शन 40B के अंदर पढ़ी होंगी। ये जो बच्चे मेरे को ऐसे घूर के देख रहे हैं ना, उनको लग रहा है क्या चल रहा है भाई, समझ में कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा? सर जो बच्चे मेरे को ऐसे देख रहे हैं, पहली बात तो मेरे को डर लग रहा है, और दूसरी बात
ऐसे मत देखो। ये 40B आपने पीजीपी के अंदर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा इंटरेस्ट 12% तक अलाउड होता है, 12% से ऊपर अलाउड नहीं होता। सैलरी जितने बुक प्रॉफिट होते हैं, पहले 3 लाख का 90% और बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%। तो भैया अगर मैं इसको बुक प्रॉफिट मानता हूं तो पहले 3 लाख का 90, 270 बन रहा है, जबकि सैलरी दी कितनी है 81, सारी अलाउड हो गई। तो सैलरी सारी अलाउड, इंटरेस्ट सिर्फ 1,20 क्योंकि 12%। तो भैया 1,20 और 81, 3 लाख अलाउड होगा, 3,20,000 रुपए आपकी इनकम निकल के आएगी, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये डिडक्शन जो मैंने निकाली है एज पर सेक्शन 40B निकाली है। आप एक बार पीजीपी जाके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो जी, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का बेनिफिट क्या होता है? सिर्फ ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस। याद करो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या बताता है? आपकी जितनी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आनी है वो पहले ही आपको बता देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सर्टेनिटी ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये आपको बता देगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 63 देखो जी, एन अमाउंट अप टू ए मैक्सिमम 10,000 इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 TTA फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ। याद करो सर, एक डिडक्शन के अंदर सेक्शन है, अभी लक्ष्मी नगर वाले बच्चों को नहीं हुआ तो उनको पता नहीं होगा। एक सेक्शन है 80 TTA और एक सेक्शन अभी नया आया है 1 साल पहले 80 TTB। इन दोनों में डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, और ये दोनों जो है ना ये इंडिविजुअल एचएफ के लिए, बट इसमें टीटीबी में ओनली सीनियर सिटीजन कवर होते हैं और 80 TTA में इंडिविजुअल सारे कवर होते हैं सीनियर सिटीजन को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम 80 TTB नहीं था, सिर्फ 80 TTA था। तो उसने बोला 80 TTA में इनमें से कौन कवर होता है? तो एचयूएफ एंड इंडिविजुअल। अब यहां पे एक लाइन और ऐड हो जाएगी, अदर देन सीनियर सिटीजन, रीजन बीइंग क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होंगे वो 80 TTB के अंदर अब जाएंगे। तो जो इसको आंसर को रिवाइज कर लेना, ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम 80 TTB नहीं था, उस टाइम 80 TTA के अंदर सारे इंडिविजुअल कवर होते थे। अब सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो 80 TTB के अंदर जाएंगे, बाकी सब लोग जो होंगे वो 80 TTA के अंदर जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखो जी, फिर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिसीव 1,50,000 पर मंथ सैलरी एंड 4.5 लाख रुपए डेली अलाउंस ड्यूरिंग द प्रीवियस 1920। टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा? नील बनेगा। इनकी सारी सैलरी सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होती है। जो पैसा मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, इनका सारा पैसा सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, इनके अलाउंसेस भी एग्जम्प्ट होते हैं। तो भैया अगर सारा कुछ एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल तो आएगा नहीं ना, तो इसका आंसर आ जाएगा नील। उसके बाद मुरली रिसीव 1 लाख फ्रॉम द एचयूएफ ऑफ विच ही इज ए को पार्टनर। द एचयूएफ कंसिस्ट ऑफ 4 को पार्टनर इंक्लूडिंग हिज फादर who is the कर्ता of the HUF. The amount paid was by the debit to the capital account of HUF engaged in textile is the amount receipt chargeable to tax. सर एक बात मैंने सोच के बोलना, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि HUF के मेंबर के हाथ में, HUF के मेंबर के हाथ में सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि HUF ऑलरेडी ही टैक्स पे कर देते हैं। अब अगर HUF ऑलरेडी टैक्स पे कर दें और HUF के हाथ में दोबारा मैं टैक्स लगा दूं, उसके मेंबर के हाथ में दोबारा टैक्स लगा दूं, डबल टैक्स हो जाएगा ना। तो उसने बोला कि भैया एचयूएफ है, उसमें से एक मेंबर है, उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या ये 1 लाख रुपए उस मेंबर के हाथ में टैक्स बोलोगे? नहीं होंगे। रीजन बीइंग क्योंकि इस पर ऑलरेडी एचयूएफ टैक्स पे कर चुकी होगी। देखो यहां पे लिखा है ना, इज द अमाउंट ऑफ रिसीप्ट चार्जेबल टू टैक्स नील, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, आप जाके सेक्शन 10 देख सकते हो। एचयूएफ के मेंबर के हाथ में जितना भी शेयर उसको एचयूएफ से मिलता है, सारा शेयर एग्जम्प्ट होता है। ये बात सेक्शन 10 के अंदर लिखी हुई है, तो इसमें कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, इफ ए पे एलिजिबल फॉर कमीशन एक्सीडिंग, अब यहां पे 15,000 रुपए आएगा, ठीक है जी, पहले 5,000 था, 15,000 हो गया। डज नॉट फर्निश हिज पेन टू द पेयर, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। याद करो टीडीएस के चैप्टर में एक सेक्शन 206AA आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने टीडीएस काटते हुए पैन कार्ड गलत जमा कराया या पैन कार्ड जमा ही नहीं कराया तो आपका टीडीएस जो कटेगा ना वो हायर रेट से कटेगा, और हायर कितना होता है? 20%। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने टीडीएस काटना है बट आपने पैन कार्ड जमा नहीं कराया तो टीडीएस किस रेट से कटेगा? नॉर्मल रेट से नहीं कटेगा, हायर, और हायर कितना होता है? 20%। तो इसका आंसर आएगा 20%। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 20। सेक्शन 206AA, उसमें आप जाकर देख लेना, साफ साफ लिखा होगा कि अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराते टीडीएस 20% से कटेगा, बस ये बात ध्यान देना। अगला क्वेश्चन जी,
long term capital asset on sale of long term capital asset in October 19, that is 105 lakh. long term capital gain हुए हैं 105 लाख. The assessee invested 50 lakh in REC bonds in March 20 and 55 lakh NHAI bonds in May 20. The amount of exemption eligible under section 54 EC. अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी, सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन के अंदर, सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन के अंदर जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किए और उस कैपिटल गेन से आप स्पेसिफाइड कंपनी के बॉन्ड्स परचेस करते हो, और स्पेसिफाइड कंपनी कौन सी होती है, एक तो जो हमारी कंपनी है RECI और एक NHAI. ये इसको नॉर्मली हम क्लास के अंदर क्या बोलते हैं, रिक्की नहाय. रिक्की नहाय का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगर इन दोनों कंपनी के आप बॉन्ड परचेस करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी 54 EC में, बट मैक्सिमम मिलेगी 50 लाख तक. इट मीन 50 लाख से ऊपर डिडक्शन मिल ही नहीं सकती टोटल, ये बात ध्यान देना. तो उसने बोला 105 लाख के कैपिटल गेन है, 55 लाख रुपए आपने लगा दिए मई 20 को और 50 लाख आपने पहले लगाए, तो क्या ये एग्जम्पशन पूरी की पूरी 105 लाख मिलेगी? नहीं, सिर्फ 50 लाख मिलेगी, सिर्फ 50 लाख मिलेगी. पूरे कैपिटल गेन एग्जाम होंगे. रीजन बीइंग क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 54 EC में 50 लाख रुपए की है. तो आप अगर 54 EC जाके देखोगे ना, उसमें लिमिट ही कैपिटल गेन एग्जाम होने की टोटल 50 लाख ही है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 50 लाख. आगे देखो जी, म्युनिसिपल वैल्यू 2,10,000, फेयर रेंटल वैल्यू 190, स्टैंडर्ड रेंट 180, एक्चुअल रेंट 240. आपको जीएवी निकालनी है. बताओ, मेरा क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा जी, आप खुद कर लो. इतना गिरा हुआ क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप भी ना करो, अपने आप ही हो जाएगा. आओ देखें, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर 210, फिर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस 180, एक्चुअल रेंट हायर क्या है, एक्चुअल रेंट 240, तो जीएवी क्या बनेगी 240. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था क्वेश्चन करने का, ये आपने मुझे बोला तो मैंने किया है, आपने मुझे बोला तो मैंने किया. सर गिरा हुआ क्वेश्चन है. म्युनिसिपल वैल्यू FRV हायर, हायर बन गया 210, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस 180, कंपेयर किया AR से, और देखो एक्चुअल रेंट ज्यादा है, और अगर AR ज्यादा होगा तो जीएवी क्या बनता है AR, तो आंसर क्या निकल के आएगा 240. बताओ क्वेश्चन क्या है यार. लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69. एकता प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक्वायर न्यू, ध्यान से, एक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 100 लाख फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन बिहार. याद करो सर, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, बिट्टू टिक्की वाला बिट्टू टिक्की वाले पे आ जाओ. बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. दोबारा बोलो, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. अगर इन 4 एरिया में आपने नई मशीन परचेस की है तो उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 35% मिलेगा ना. देखो उसने साफ साफ बोल दिया बिहार है, तो उस केस में उसने बोल रहा है एडिशनल कितना मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा 35%. तो 100 लाख की मशीन है, उसका 35% निकालोगे तो 35 लाख रुपए आ जाएगा. मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, 20% मत बोल देना गलती से, 20% नॉर्मल रेट है. अगर मेरा फैक्ट्री और मशीन इन 4 एरिया में नहीं है फिर नॉर्मल 20% है, बट अगर बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश इन 4 में कहीं पर भी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% का मिलता है. बस ये बात ध्यान दो. तो कॉस्ट मेरी 100 लाख रुपए है, उसका 35 लाख रुपए, ये मेरा आंसर आ जाएगा. आगे देखो जी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज पेड टैक्स मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यश ए मेंबर ऑफ एओपी रिसीव 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ इनकम, सच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट दैट इज नील. बताओ क्वेश्चन कितना गिरा हुआ है. खुद ही बोल रहे हैं कि एओपी ने टैक्स पे कर दिया, एओपी ने टैक्स पे कर दिया. अब एओपी के मेंबर को उसका शेयर मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो क्या मैं दोबारा टैक्स लगाऊंगा क्या? सर क्या मैं दोबारा टैक्स लगाऊंगा? बच्चा कह रहा हां लगाऊंगा. नालायक, डबल टैक्स हो जाएगा. जब एओपी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है तो उसका शेयर उसके मेंबर के हाथ में क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा ना. ये सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. क्योंकि डबल टैक्स क्यों लगेगा, जब ऑलरेडी एओपी टैक्स पे कर चुकी है तो मेरे हाथ में टैक्स क्यों लगेगा? तो इसका आंसर आएगा नील, कोई भी टैक्स नहीं आएगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा जी. लो जी, अब जाके आज हमने 4 पेपर हमने सोल्व कर लिए सर. हर क्वेश्चन में 70 मल्टीप्लाई 4 280 क्वेश्चन देख लो हम सोल्व कर चुके हैं. डेली शाम को आके, डेली शाम को आके सर. अब मुझे इतना पता है कि जितने बच्चे भी डेली शाम को बैठते होंगे, जितने बच्चे भी डेली, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो देखें, चाहे वो लाइव प्रीमियर के साथ में बैठते हो, कैसे भी बैठते हो, मेरे को देखने से मतलब है सर. ज्ञान बट रहा है, ज्ञान लेने से मतलब है.
ज्ञान बट रहा है, ज्ञान लेने से मतलब है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डेली आके देखता होगा ना, इतनी मेरी गारंटी है उसको फायदा जरूर मिलता होगा। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि वो अपने ना 33 क्वेश्चन लास्ट क्लास में ना मिस करवा दिया था। तो मैंने देखा वो 33 क्वेश्चन मिस हो गया था जल्दबाजी में। 33 क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं। ये देखो ये रहा 30। वो कह रहे हैं लॉस किससे सेट ऑफ नहीं होंगे, लॉटरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं होते। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में डाला सैलरी की इनकम से नहीं होते। सैलरी की इनकम से हो जाते हैं सर। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी की इनकम से भी खत्म हो जाते हैं। तो उस बच्चे ने पता नहीं कैसे पढ़ा हुआ है, लॉटरी की कैजुअल इनकम से कभी भी लॉस खत्म नहीं होते। इसका आंसर डी था। तो फाइनली आज हमारा पेपर भी खत्म हो गया सर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आधा घंटे के सेशन होते हैं, 50-50 मिनट हो जाते हैं, बट फिर भी सिंपल सी बात है सर, मेरा दिल जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे वो आधे घंटे का हो, मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं, मुझे अपना काम निभाना है आपके लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए क्या है, मुझे वो निभानी है। अब आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो या नहीं निभा रहे वो मुझे नहीं पता। बस मैं आपसे एक ही गुरु दक्षिणा मांगूंगा, एक ही गुरु दक्षिणा। अगर कोई बच्चा मुझे दिल से चाहता है वो बस यही देगा कि भैया डेली यहां पे आके हमारा अपना अपना काम करना है, और दूसरा लाइफ में अच्छा इंसान बनना है। लाइफ में अच्छा इंसान बनना सर, अच्छे इंसानों की ही रिस्पेक्ट होती है। और अच्छा इंसान कैसे बनना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, छोटों की भी, बड़ों की भी, अच्छा बोलने वालों की भी, बुरा बोलने वालों की भी, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप ये काम करोगे आपकी जिंदगी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। ये बात ध्यान रखना। आप फिर खुद फील करोगे यार मैं पहले ऐसा नहीं था, अब मैं चेंज हो रहा हूं और ये चेंज मेरे अच्छे के लिए है। ठीक है ना, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। परसों सेशन करेंगे, कल प्रोफेशनल वालों का है, तो फिर अगला पेपर लेके आऊंगा अगले 35 क्वेश्चन के साथ। उतने अगले 35 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के देख लेना। इसमें कोई डाउट हो वो डाउट मुझसे पूछ लेना, और प्लीज प्यार दे के जाना वीडियो को। ठीक है, कई बच्चे प्यार कम देते हैं, वो पता नहीं क्या चक्कर है, या तो मेरी मेहनत के अंदर कमी होगी, बट मैं नहीं समझता मेरी मेहनत के अंदर कमी है, मैं तो जान लगा देता हूं। बट फिर भी कोई बात नहीं, मुझे अपना हार्डवर्क करना ही करना है यार, मुझे अपना हार्डवर्क करना ही करना है, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। सेम टाइम मतलब शाम को 7 बजे ही आएगा, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, जगमगाते रहो, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करो, और सबकी रिस्पेक्ट करो, और सबसे प्यार करो, छोटों से बड़ों से सबसे प्यार करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो। प्यार करोगे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, ये बात ध्यान देना।